डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में, जिसमें अपन ने क्षेत्रवाद के बारे में कल की कक्षा में पढ़ा था। आज उससे ही आगे दूसरा जो लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वह है भाषावाद। उसके संबंध में पढ़ेंगे आज की कक्षा में। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि भाषावाद का अर्थ क्या है, भाषावाद किसे कहेंगे। तो भाषावाद का अर्थ होता है कि भाषा के आधार पर, जो अपनी लैंग्वेज होती है उसके आधार पर एक प्रकार से विभिन्न गुट बन जाते हैं, या अपन कह सकते हैं समूह बन जाते हैं क्षेत्र, ये भाषा के आधार पर। यानी जिस क्षेत्र की जो भाषा है उसी के आधार पर एक प्रकार से समूह बन जाते हैं। तो अगर अपन सीधे सिंपल शब्दों में इनको कहें तो भाषा के आधार पर क्षेत्रीय भाषाई लोगों द्वारा हिंदी भाषा का विरोध करना, अर्थात अपन कह सकते हैं कि हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में एक बाधक भाषा के रूप में मानना ही क्या कहलाता है, भाषावाद कहलाता है। जैसे जो उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं तो जो अपना उत्तरी भारत है उसके अंदर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वह है हिंदी, और साउथ इंडिया की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ जो भाषा का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः वह है इंग्लिश। तो इसमें विद्वेषता की भावना, यानी कि क्षेत्रीय भाषा है, भाषाई समूह के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को एक प्रकार से अपनी क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक मानते हैं और इस प्रकार से भाषा के आधार पर विरोध करते हैं, जो अपने देश के लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एकता व अखंडता के लिए घातक साबित होता है। तो मैं यहां अर्थ लिख रहा हूं भाषावाद का। भाषा के आधार पर क्षेत्रीय भाषाई लोगों द्वारा हिंदी भाषा का विरोध करना, अर्थात अपन कह सकते हैं हिंदी को अपनी क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक मानना, अपनी क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक मानना। यानी कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके प्रति जो क्षेत्रीय भाषाई समूह के जो लोग होते हैं वो एक प्रकार से घृणा समझते हैं या ईर्ष्या की भावना से उनको देखते हैं। उनको ये लगता है कि ये हिंदी भाषी साम्राज्यवाद की भावना फैला रहे हैं। तो इस भाषा का जो उल्लेख है वो अपने संविधान के अंदर भी है। तो संविधान की किन उपबंधों में इनका उल्लेख दिया हुआ है वो आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसके अंदर भाषा का उल्लेख दिया हुआ है, और जो अनुसूची है अनुसूची 8 है उसमें मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 से भाषाओं का उल्लेख है। और जो अनुच्छेद हैं वो हैं 343 से लेकर 351 के मध्य भाषाओं का उल्लेख है। और संविधान के आर्टिकल 343 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो अपनी राजभाषा होगी वह होगी हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा होगी, और इसी के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान में रखना है आपको, हिंदी को राजभाषा
का दर्जा दिया गया था। यानी कि जो राजकीय कार्य में जो कार्य संपन्न किए जाएंगे वो हिंदी भाषा में संपन्न किए जाएंगे। अपने हिंदुस्तान की जो राजभाषा है वह हिंदी है। लेकिन इसी के अंदर एक राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के बराबर में एक प्रकार से हिंदी के बराबर प्रयुक्त की जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी राजभाषा अधिनियम जो 1963 था उसमें यह प्रावधान किया गया कि हिंदी के अतिरिक्त जो अंग्रेजी है उसको भी संघ के प्रयोजनों में बराबर प्रयुक्त किया जाएगा। यानी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी बराबर महत्व दिया गया राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत संघ के जो राजकीय कार्य हैं उसको संपन्न करने के लिए। यहाँ प्रयोजन का अर्थ होता है एक प्रकार से राजकार्यों के को संपन्न करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को बराबर रूप से एक प्रकार से प्रयोग में लिया जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इस जो इसके संबंध में एक राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। उसका उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 344 में। यानी कि अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा और इसी के तहत भारत के अंदर सर्वप्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वो 1955 में प्रोफेसर बीजे खरे की अध्यक्षता में गठन किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अपने भारत के अंदर जो पहला अर्थात प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया वह किया गया था 1955 में और वो किया गया था प्रोफेसर बीजी खरे की अध्यक्षता में। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो ये राजभाषा आयोग का गठन करेगा वह राष्ट्रपति करेगा और उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 344 में है और इसी के तहत जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो 1955 में प्रोफेसर बीजे खरे की अध्यक्षता में। अब अपन देखते हैं कि इस राजभाषा आयोग का गठन क्यों किया गया था, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य राजभाषा आयोग की, यानी राजभाषा आयोग का गठन क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है हिंदी को आधिकारिक प्रयोग हेतु किस प्रकार प्रयोग में लिया जाए उसके सुझाव देने के लिए इस राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। हिंदी को आधिकारिक प्रयोग हेतु सुझाव देने के लिए इस राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है और साथ में ही जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनकी स्थिति में भी एक प्रकार से सकारात्मक सुझाव देने के लिए इस राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। साथ में ही जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं भाषाओं की स्थिति के संबंध में सुझाव देने के लिए भी इस जो भाषा आयोग है उसका गठन किया जाता है, यानी भाषा आयोग। यह आपको ध्यान में रखना है।
और इसी के साथ अपन देखते हैं कि इस भाषा आयोग का गठन जो किया गया था, इसी के तहत बाद में 1967 के अंदर एक राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा एक त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का एक सुझाव आया था और उसको लागू किया गया था। यानी 1900, इधर लिख देता हूं मैं, 1967 के राजभाषा संशोधन अधिनियम में यह सुझाव दिया गया कि इस एक प्रकार से इस भाषावाद को कम करने के लिए, एक प्रकार से आपसी भाषाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया गया था, जिसे अपन बोलते हैं त्रिभाषा। त्रिभाषा का अर्थ हो गया तीन भाषाओं का, त्रिभाषा फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि 1967 के इस राजभाषा अधिनियम के तहत ये सुझाव आया, जिसके तहत ये त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की सिफारिश की और बाद में इसको लागू किया गया। तो इस त्रिभाषा फॉर्मूले का अर्थ क्या होता है? त्रिभाषा फॉर्मूले का अर्थ होता है जैसे अपनी हिंदी व अंग्रेजी भाषा के साथ क्षेत्रीय भाषा को जोड़ना, क्षेत्रीय भाषा को, यानी हिंदी और अंग्रेजी दो कंपलसरी होंगे, उसके साथ उस किसी क्षेत्र में जैसे कोई सरकारी एग्जाम है, सरकारी नौकरी है और है, या कोई पत्र पत्रिकाएं हैं, या कोई माध्यम है पढ़ने का पढ़ाने का, इसके संबंध में, तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उस क्षेत्र विशेष की भाषा को भी महत्व दिया जाएगा। लेकिन क्षेत्रीय विशेष की भाषाओं को उन्हीं को मान्यता दी जाएगी जिनका उल्लेख अपने संविधान के अंदर है। और अपने संविधान के अंदर मैं आपको बता चुका हूं पहले से कि अपने संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का ही उल्लेख है, उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है त्रिभाषा फॉर्मूले के अंदर। तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है 2 नंबर के रूप में कि त्रिभाषा फॉर्मूले से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये बताना है त्रिभाषा फॉर्मूले के संबंध में। यानी जो भी ये सरकारी सेवाओं से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसमें हिंदी व अंग्रेजी के साथ साथ अन्य जो प्रादेशिक भाषा है उसको भी शामिल किया जाता है। और प्रादेशिक अर्थात जो क्षेत्रीय भाषा है वो केवल उन्हीं भाषाओं को शामिल किया जाएगा जिसका उल्लेख अपने संविधान के अंदर उल्लेखित है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो भाषावाद की जो समस्या आ रही है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। भाषावाद के प्रमुख कारण, भाषावाद का जो मुख्य कारण है वह है एक प्रकार से हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के विकास में बाधक मानना। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, साउथ इंडिया में जबकि इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है, और अन्य क्षेत्रों में भी अपन देख सकते हैं तो हिंदी भाषा मात्र अपन कह सकते हैं 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ही प्रचलित है। इसके बाद में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव ज़्यादा है और विशेषकर साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का। तो ये हिंदी भाषाई जो राज्य उनकी संख्या कम है, को बोलने वाले लोगों की संख्या भी कम है। वैसे उत्तरी भारत में पूरे में है तो उसका जनघनत्व उत्तरी भारत में ज़्यादा होने की वजह से जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हिंदी भाषा को प्रयोग करने वाले लोग काफ़ी हैं। लेकिन दक्षिणी भारत में और अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से क्षेत्रीय भाषाई समूह के लोग हिंदी भाषा को अपने विकास में क्या मानते हैं, बाधक, यानी हिंदी भाषा को अपने विकास में, अपने जो क्षेत्रीय भाषा के संबंध में जो विकास है उसमें बाधक मानते हैं, जिसकी वजह से इस भाषावाद को बढ़ावा मिलता है। और विभिन्न भाषाओं में आपसी विमर्श की स्थिति रहती है, विरोधाभास की स्थिति रहती है। यह भी एक प्रकार से भाषावाद का बढ़ने का मुख्य कारण है। और जो अहिंदी क्षेत्र हैं वह है हिंदी को अपने साम्राज्यवाद की घोषणा अपने के अंदर शामिल करते हैं। जो अहिंदी का अर्थ हो गया जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, वे लोग ये समझते हैं कि यह तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हिंदी की एक साम्राज्यवादी नीति है हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की, जिसके तहत भी इस प्रकार के भाषावाद को बढ़ावा मिल रहा है। अब अपन देखते हैं कि
इस भाषावाद को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इसके रोकने के उपाय, यानी कि भाषावाद की जो समस्या है उसके समाधान के उपाय क्या है। भाषावाद की समस्या के समाधान के उपाय, यानी कि ये भाषावाद की जो प्रवृत्ति इस प्रकार से बढ़ रही है, देश की एकता व अखंडता को चुनौती मिल रही है, आपसी द्वेषता की भावना बढ़ रही है, उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो इस भाषावाद की समस्या को इस प्रकार से कम किया जा सकता है जैसे कि परस्पर आपस में समझाइश करें और प्रेरित करें कि बहुसंख्यक हिंदी भाषा जो भाषाइयों का दायित्व बनता है कि हिंदी भाषाई जो राज्य हैं उनको समझाइश द्वारा प्रेरित करें कि हिंदी किसी भी रूप से प्रादेशिक भाषा को चुनौती नहीं बल्कि एक सहायक के रूप में सहायता दे रही है। तो इस प्रकार से जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनके निवासियों के भी एक प्रकार से विश्वास की भावना उत्पन्न होगी जिससे ये भाषावाद की समस्या को कम किया जा सकता है। यानी कि बहुभाषी का अर्थ हो गया हिंदी को बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और जो हिंदी भाषी लोगों की संख्या है वह कम है। तो ये बहुभाषी जो हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो एक प्रकार से जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है उस क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार से उन लोगों के अंदर समझाइश करें या उनको प्रेरित करें कि हिंदी भाषा एक प्रकार से जो प्रादेशिक भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बाधक नहीं है बल्कि एक प्रकार से सहायक के रूप में सहायता करती है जिससे इस भाषावाद की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ में हिंदी का प्रचार प्रसार है वो सुनियोजित तरीके से करें, आपस में विश्वास में लेकर ही इसका एक प्रकार से प्रचार प्रसार करें हिंदी भाषा का, ताकि एक प्रकार से जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनके अंदर एक प्रकार से विश्वास की भावना उत्पन्न ना हो। और साथ में पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी आवश्यक को एक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अर्थात अपन कह सकते हैं जहां हिंदी भाषा ये जो क्षेत्र हैं उसमें पर्यटन की स्थापना की जाए, पर्यटन स्थलों की और पर्यटन स्थलों को देखने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं तो उनको समझने के लिए एक प्रकार से उनको यह आवश्यकता महसूस हो कि हिंदी भाषा सीखी जानी आवश्यक है, ताकि वो इस प्रकार से हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रकार की जो विद्वेषता की भावना है वो कम होगी और एक प्रकार से हिंदी भाषा के प्रति भी उनका लगाव बढ़ेगा ताकि इस भाषावाद को कम किया जा सके। और जो ये त्रिभाषा फॉर्मूले की अपन ने बात की थी, इस त्रिभाषा फॉर्मूले को केंद्र व राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि एक प्रकार से इस भाषावाद की समस्या से निजात पाया जा सके। और जो प्रादेशिक भाषाएं हैं भी हिंदी के प्रचार के लिए सहायक हो सकते हैं, उसी दिशा में भी उसका विस्तार किया जाना चाहिए। और जो राजनीतिक संकीर्णताएं हैं जो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से इस भाषावाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जो आंग्ल भाषा है विशेषकर जिसे अपन अंग्रेजी बोलते आंग्ल भाषा का जो प्रशासनिक जो प्रयोजनार्थ है उसके अंदर जो अनुवाद की सीमा है उसमें भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और साथ में ही भाषाएं संप्रेषण का जो माध्यम होती हैं, इस प्रकार से लोगों को समझाना चाहिए कि भाषा एक प्रकार से किसी को तोड़ने का काम नहीं करती है, भाषा है वो एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार की जो भावना है वो देशवासियों के अंदर जागृत करनी चाहिए। अर्थात अपन कह सकते हैं कि भाषा है वो एक संप्रेषण का माध्यम है अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का। भाषाएं संप्रेषण का मतलब होता है अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संप्रेषण का माध्यम है। ये परस्पर आपस में जोड़ती हैं, यानी कि भाषा कभी एक दूसरे को अलग नहीं करती, भाषा के माध्यम से अपन एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस प्रकार की भावना यानी आपस में जोड़ती हैं न कि तोड़ती हैं। इस प्रकार की भावना अपने देशवासियों के मन में जगानी होगी अपने को। इस प्रकार की भावना देशवासियों के
मन में जगानी होगी ताकि इस भाषावाद की समस्या से निजात पाया जा सके। इस प्रकार से ये हो गया भाषावाद की जो समस्या के जो उपाय हैं उनके समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसके संबंध में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं वो छोटे क्वेश्चन भी बन रहे हैं कि भाषा, इसका अगर बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा कि भाषावाद से आप क्या समझते हैं, भाषावाद के फैलने के कारण तथा उसके समाधान के उपाय बताइए। साथ में अगर ये ऐसे भी छोटे रूप में पूछा जा सकता है कि भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में, किस भाग में, किन अनुच्छेद में है, त्रिभाषा फॉर्मूले से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुछ ही क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको अच्छे से इनको याद करना है और साथ में पीडीएफ जो फाइल होगी उससे संपूर्ण होमवर्क भी करना है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये अपना जो 3rd यूनिट है उसका जो 2nd लेसन है क्षेत्रवाद और भाषावाद, ये भी समाप्त होता है। इससे आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेसन के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।